गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में 24 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, 24 नंबर का एक क्वेश्चन था, लोकस प्लॉट करना था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, आपको चेक करना था कौन सा ऑप्शन परफेक्टली मैच करेगा इसके लोकस से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 25 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 25, 26, 27, 28 ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखने वाले। ठीक है, हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा उसको सॉल्व करने का। पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, हमको दिया हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 जीरो के बराबर है, और Z1 और Z2 का मॉड्यूलस दोनों ही बराबर है और 1 के बराबर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, और ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, मतलब मोर देन 1 इसके ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्लियर? अब समझिए, इसी के जैसा एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। देखिए उस क्वेश्चन को क्या था, सेम इसी प्रकार का ही था। वहाँ भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा दे रखा था पाई के बराबर। यहाँ पे मॉड जेड बराबर मॉड ओमेगा दे रखा था। सेम उसी के जैसा यहाँ भी दे रखा है, क्या, मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। देखिए आप लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मॉड Z1 दे रखा, मॉड Z2 दे रखा, दोनों ही 1 है, और एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 का 0 है। आप इतना चीज़ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर हम Z1 को इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म मानेंगे तो इसका मॉडुलस तो 1 है, यानी 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1, यानी थीटा 1 इसका हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब वो आर्ग्यूमेंट है, तो उसकी जगह पे आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट वो भी तो आर्ग्यूमेंट की एक वैल्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो Z2 है उसको भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। लेट देखिए आप सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। Z1 को आपको क्या लेना पड़ेगा, R1 ई की पावर आयोटा थीटा 1, जहाँ पे R1 को 1 वो पहले से ही दे रखा है, चूँकि मॉड ऑफ Z1 1 दे रखा है। जो यहाँ पे R1 आता है वो क्या आता है, मॉड ऑफ Z1 ही तो होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड्यूलस इंटू ई की पावर आयोटा, उसका आर्ग्यूमेंट इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा 1, चूँकि R1 इसका 1 है। एंड Z2 को आप क्या मान सकते हैं, R2 ई की पावर आयोटा थीटा 2। इस केस में R2 1 है, क्योंकि Z2 का भी मापांक 1 है और Z1 का भी मापांक 1 है। ई की पावर है आयोटा थीटा 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम लोग को एक रिलेशन दे रखा है, क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2। सिंपल सा बात है, समझिए, ये 0 के बराबर है। अब आप Z1 इंटू Z2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको Z1 इंटू Z2 मिल जाएगा। अब हमको बोला गया है क्या क्वेश्चन में कि Z1 इंटू Z2 का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 के बराबर है। यहाँ से आपके पास 2 अप्रोच हो सकती है, ध्यान से समझिए दोनों अप्रोच को। 2 अप्रोच आपके पास यहाँ से हो सकती है। आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू 0, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। दरअसल में आपको प्रॉपर्टी ये पता होगी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ, तो आप इसको भी लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। लेकिन किसी केस में जब ये एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 लिखने पर यह हमारे रेंज से बाहर जा रहा होगा, तब हमको लेके आना पड़ेगा उसकी रेंज में, यानी -180 से 180 के रेंज में लेके आना पड़ेगा। ये हमारा टास्क होगा। इस केस में क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या, 0 के बराबर। ये तो रेंज में है ही, -180 से 180 के बीच में, तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 किसके बराबर है, 0 के। प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिए, पहला तरीका यह था। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 है क्या, थीटा 1 है प्लस थीटा 2, ये 0 के बराबर है। यहाँ पे जो थीटा 1 हम लोग लिख रहे हैं ये इन जनरल आर्ग्यूमेंट हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो यहाँ पे थीटा 1 जो हम लोग रख रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट भी है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 के बराबर है। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको मिल गया, क्या, थीटा 2 किसके बराबर है, माइनस के थीटा 1 के। ये आप पुट कर सकते हैं उसमें। Z1 तो जो है वो है ही ई की पावर आयोटा थीटा 1, Z2 क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1। ये क्लियर है।
क्योंकि जो थीटा टू था वो माइनस थीटा वन के बराबर है। यही थीटा टू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो माइनस आयोटा थीटा वन हो जाएगा। ठीक है, अब जेड वन और जेड टू को ध्यान से देखिए। जेड वन क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा वन, और जेड टू है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा वन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि जो जेड वन है वो जेड टू का कॉन्जुगेट है, और जो जेड टू है वो जेड वन का कॉन्जुगेट है। या आप ऐसा लिख सकते हैं, जेड वन जो है वो जेड टू का कॉन्जुगेट है, और ये भी सेम, ये भी चीज़ सही ही है, जेड टू जो है जेड वन का कॉन्जुगेट है। दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। अब अगर एक ये चीज़ बोल रहे हैं तो इससे आप ये भी बोल सकते हैं, दोनों साइड अगर कॉन्जुगेट लेंगे आप, तो जेड वन का कॉन्जुगेट बराबर जेड टू, वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरीका आपके पास है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऑप्शन को देखिए, जेड वन प्लस जेड टू जीरो बोल रहा है, ये पॉसिबल है क्या? जेड वन और जेड टू को आप जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, कॉस ऑफ थीटा वन माइनस आयोटा साइन थीटा वन। जब आपको जोड़ेंगे आप इसको तो टू कॉस ऑफ थीटा वन मिलेगा। क्या वो जीरो है? नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत। अब जेड वन इंटू जेड टू को बोल रहा है वन, जेड वन इंटू जेड टू का मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, जेड वन इंटू जेड टू ई की पावर आयोटा थीटा वन इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा वन, वन मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई संकोच है नहीं होना चाहिए। और तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि जेड वन इंटू जेड टू करने पे वन मिल रहा। थर्ड ऑप्शन क्या है, जेड वन इज इक्वल्स टू जेड टू कॉन्जुगेट, ये भी हमारा यहाँ पे मिल गया है ये चीज़, तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नन ऑफ दीजिए, इसको छोड़ो। इधर साइड में देखो, ये पहला तरीका था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जो प्रॉपर्टी दे रखी थी उसका यूज़ आप लोग कर लिए सिंपली। जो आपको प्रॉपर्टी नहीं, ये चीज़ दे रखा था उसमें हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू इज इक्वल्स टू जीरो, और हम लोग इसको सॉल्व करा लिए। अब देखिए, सेकेंड अप्रोच ये हो सकती थी, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू को, जेड वन इंटू जेड टू को जीरो बोल रहा है, तो आप सिंपली जेड वन इंटू जेड टू का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, प्रॉपर्टी का यूज मत कीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या देखिए, एक्चुअल में सारे मेथड सेम जैसे ही हैं, सबका आंसर रिजल्ट सेम आने वाला है, लेकिन अप्रोच क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है वो मैटर करेगा। अब इससे चल रहे हैं या इससे चल रहे हैं, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। या इससे जा रहे हैं हमको आंसर मिल जा रहा है, इससे जा रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा, ये केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेड वन इंटू जेड टू करिए, आप क्या मिल जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा वन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा टू, कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है। जेड वन इंटू जेड टू क्या मिल जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू। अब इस जेड वन प्लस जेड टू का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू, और हमको ऐसा दे रखा है कि जो एम्पलीट्यूड है जेड वन इंटू जेड टू का, वही चीज़ है, जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो है। अगर एम्पलीट्यूड ज़ीरो है तो जीरो प्लस टू के पाई, के बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका आर्ग्यूमेंट होगा। तो थीटा वन प्लस थीटा टू जो है यह कोई भी वैल्यू ले सकता है, जीरो प्लस टू के पाई का, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू है, यानी कि जो ये वैल्यू है थीटा वन प्लस थीटा टू, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी हो सकती है, ये उस आर्ग्यूमेंट की जनरल वैल्यू भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग को जीरो दिया गया है तो हम लोग इस जगह पे जीरो पुट कर सकते हैं। अगर आप जीरो ना भी पुट करेंगे तो जीरो प्लस आप टू के पाई पुट करेंगे तो भी जेड वन इंटू जेड टू आपको वन ही मिलेगा। आप टू के पाई पुट करिए तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ टू के पाई प्लस आयोटा साइन टू के पाई, जहाँ पे के इंटीजर है तो कॉस ऑफ टू के पाई तो वन ही देगा, और साइन ऑफ टू के पाई तो जीरो ही देगा, तो आपको मिलेगा एक्चुअल में वन ही। आप थीटा वन प्लस थीटा टू को आप टू के पाई भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जीरो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है या इसका एम्पलीट्यूड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से जेड वन इंटू जेड टू ये मिल जाएगा वन, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको डायरेक्टली मिल गया। तो अगर ये वन मिल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो जेड टू है वो क्या है, वन अपॉन जेड वन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जेड टू जो है वो वन अपॉन जेड वन है। अब वन अपॉन जेड वन जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली जो थीटा वन प्लस थीटा टू वो तो जीरो है, थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो है या जीरो प्लस टू के पाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस जगह से जब आप थीटा टू की जगह पर थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो या टू के पाई, तो आप थीटा टू को जीरो माइनस थीटा वन लिख सकते हैं या टू के पाई माइनस थीटा वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उस जगह पर पुट करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो जेड टू है वो जेड वन का कॉन्जुगेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये चीज़ समझ में आई आपको?
पहले अप्रोच से जाने का मतलब था आपको जो चीज़ दे रखा है उसी का यूज कर लिए डायरेक्ट। ये दिया हुआ था, इसका यूज करते हुए हम चले गए, बाद में वही पुट कर दिए ले जाके, हमको आंसर मिल गया। दूसरा अप्रोच ये हो सकता था जो दिया गया है उसमें जो हम लोग एज्यूम किए हैं वो फिट करते हैं। हम लोग एज्यूम क्या किए, हमारा जो Z1 है वो e की पावर आयोटा थीटा 1 है, क्योंकि मॉडुलस तो 1 ही है। Z2 है मॉडुलस भी 1 है, e की पावर आयोटा थीटा 2 मान लिए इसको। सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन कराने पर हमको ये केस मिलेगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये क्या होगा, 0 प्लस 2 के पाई, क्योंकि जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आर ई की पावर आयोटा थीटा में जो थीटा होता है वह इन जनरल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है। हम लोग को एक इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे आर्ग्यूमेंट केवल जीरो ही हो गए, मतलब जीरो के अलावा और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है। जीरो अगर है तो 0 प्लस 2 के पाई भी इसका एक आर्ग्यूमेंट है। 0 प्लस 2 के पाई और के को आप इंटीजर डालते जाए, आपको n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 पे जीरो भी पुट कर सकते हैं। अगर आप जीरो नहीं भी पुट करेंगे तो भी आपको वही चीज़ मिलने वाला। क्लियर, डन। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नोट कर देते हैं, आप उसको ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, आप क्या करिएगा, आंसर को मैच कराइएगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार। हम लोग को दिया गया है एक्सन का वैल्यू है कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर n। हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है इस चीज़ का, आप समझिए। तो ऐसा क्वेश्चन को देख डरना नहीं आपको, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा दिमाग लगाइए। अगर हमको करना है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू S1 x इनफाइनाइट तक करना है, ये n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रही है और सबको निकाल के हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप 1 पुट करेंगे तो x1 मिल जाएगा, इनको आप 2 पुट करेंगे x2 मिल जाएगा, इनको आप 3 पुट करेंगे x3 मिल जाएगा, S1 आप इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आपको सबका मल्टीप्लिकेशन कराना है, ध्यान से देखिए। तो जो x1 आएगा वो क्या आएगा, देखिए अप्रोच 1 इसका, मेथड 1 है। किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली आप पुट कर दीजिए n को 1। x1 आपको क्या मिलेगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n यानी 1 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2, कोई दिक्कत की बात नहीं। x2 आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर। ऐसे आप x n तक जा सकते हैं, x इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जो कि इनफाइनाइट तक आपको देखना। इसी प्रकार से सारी वैल्यू चली जाएंगी। अब अगर आपको याद हो, जब हम लोग डी मोवियर थ्योरम पढ़े थे, तो डी मोवियर थ्योरम में हम लोग 2 स्टेटमेंट देखे थे। क्या कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर जो n होता है वो कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। अगर n इंटीजर है तो इसकी एक यूनिक वैल्यू यही आएगी। लेकिन अगर n एक रेशनल नंबर होता था p/q के फॉर्म का, तो q नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे उसके आते थे। ये चीज़ हम लोग डिटेल में देख चुके। वहीं पे हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखे थे, क्या कि कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 S1 क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 S1 थीटा n तक प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 S1 थीटा n तक। ये चीज़ हम लोग देखे थे, आपको दिखा भी देते हैं। देखिए डी मोवियर थ्योरम में ये देखिए, ये चीज़ हम लोग नोट में लिखे हुए थे। एक्चुअल में ये चीज़ जो आ रहा है कैसे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने से आ रहा है। जो पहला एक्सप्रेशन है ये क्या है, e की पावर आयोटा थीटा 1 है। दूसरा एक्सप्रेशन है e की पावर आयोटा थीटा 2। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो वही चीज़ हमको यहाँ भी करनी है, ठीक है। देखिए अब सबको आपको कराना है मल्टीप्लाई। देखिए हम बोले हैं आपको, आप पोलर फॉर्म पे चलिए या फिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जाइए, जिससे आपको सूटेबल लगे आप उससे जा सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर कम टाइम में, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा, जब जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म या यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे हमको कम लिखना पड़ेगा। लेकिन जब जब हम लोग अपना ये पोलर फॉर्म यूज करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादा लिखने को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इस मेथड से भी हमारा आंसर आएगा। हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना सिंपल सा x1 इंटू x2 इंटू x3
S1 हमको जाता है ना इनफाइनाइट तक लेके जाना। अब सबको आपको कराना है मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। एक्चुअल में ये क्या है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 है। ये क्या है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 है। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना आप लोग, ये चीज़ समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सिंपल सा फंडा, x1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमको लेके जाना है, x1 x2 x3 s1 इनफाइनाइट तक। अब सबकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे आप, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 क्यूब। ऐसे ही ये वैल्यूज आगे चलती चली जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग ये ऐसा लिख सकते हैं, देखिए जो यहाँ पे नोट पॉइंट करके हम लिखाए थे प्रॉपर्टी जैसा, उसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए और सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर आप जाके लिखिए। एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही आया हुआ है, बट आप किस में कंफर्ट है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो मैटर करता है। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब S1 इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर S1, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट लिखने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब पाई पॉइंट 2 क्यूब, पाई पॉइंट 2 की पावर 4, पाई पॉइंट 2 की पावर 5, इस प्रकार से जा रहा है। ये नहीं कि पहुँचते पहुँचते इनफाइनाइट पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट नहीं पहुँचा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहा है। 2 क्यूब, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर 4, वैसे 2 की पावर इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का केस है। अब समझिए, अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता है क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर ही तो होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है, और पाई हर टर्म में आने वाला। आप पाई को बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या पाई को साथ में रख के भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब S1 जाएगा, तो यानी a अपॉन 1 माइनस आर, यही तो होता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। पता है कि नहीं आपको, पता है? किसी भी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे a उसका फर्स्ट टर्म होता है और r उसका क्या होता है, सार अनुपात या कॉमन रेशियो। किसी भी दो कंजर्वेटिव जो नंबर होते हैं उनका जो रेशियो होता है उसी को हम सार अनुपात बोलते हैं। जैसे आपके 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो 4/2 2 है, 8/4 2 है, 16/8 2 है, तो इसी 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सार अनुपात या कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई, उसी प्रकार से यहाँ भी हमको मिलने वाला है आयोटा साइन, पाई को रखिए बाहर 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपली सा, ये एक इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है, सिंपली आप लगा सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर, यानी पाई/2 अपॉन 1 माइनस पाई अपॉन 2, a अपॉन 1 माइनस आर, सॉरी पाई/2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि इसका जो सार अनुपात है वो क्या है, पाई/2 स्क्वायर अपॉन पाई/2 यानी 1/2 ही है। अब देखिए ये 1/2 अपॉन 1/2 यानी 1, तो कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन कॉस ऑफ 1/2 कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस ऑफ पाई क्या होता है, -1 प्लस आयोटा साइन पाई यानी 0, यानी कि -1 इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये प्रोसेस से आप जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपको लग रहा होगा बड़ा सा है, क्योंकि इसमें आपको बार बार कॉस साइन लिखना पड़ रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको इतना कॉस साइन नहीं लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो उस मेथड से भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मेथड नंबर 2 है। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कॉस साइन नहीं लिखने वाले, सिंपली हमारे पास एक्शन दे रखा है क्या, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर n। तो हमारे पास 2-3 रास्ते, 4 रास्ते, कितने भी रास्ते हो सकते हैं। पहला हम लोग क्या प्रीफर किए, हम कॉस और साइन की टर्म में लिख देंगे x1 को, x2 को, x3 को xn तक,
या इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम करा देंगे सबका मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसमें लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम। क्या, कॉस और साइन बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली जो एक्शन दे रखा है हमारा वो क्या है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर एन। ये तो होता है ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा समथिंग। अब ये चीज़ हमको मिल गई। अब हमको करना क्या है, x1 इंटू x2 इंटू x3 एसो वन इनफाइनाइट तक जाएगा। तो x1 डायरेक्टली आप लिख दीजिए ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 1 इंटू ए की पावर आयोटा पाई अपॉन 2। इसका एक्चुअल में जो ये स्टेप है, पिछला स्टेप है, दोनों सेम ही है। उसमें आप कॉस और साइन से जब चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा कॉस और साइन। तो आपका जो वे होना चाहिए, अगर उस वे से आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा लिखना पड़ेगा, आपको लग सकता है 2 मिनट 3 मिनट। उसको करने की बजाय अगर आप इस स्टेप से जाएंगे तो आपको उतना नहीं लिखना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो एग्ज़ाम में आप मेथड 2 को प्रीफर करना है आपको, ठीक है। मेथड 1 से भी आंसर आएगा, बट हमको ये प्रीफर करना है, इससे हमको जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो x1 है वो क्या, ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 1 है, ठीक है, इनटू जो हमारा x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 स्क्वायर, ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। अब सिंपली आपको कॉस और साइन नहीं लिखना पड़ रहा है, सिंपली ई की टर्म में आप चलिए, ई की पावर आयोटा पाई को ले लीजिए आप कॉमन, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एसो वन। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब देखिए ई की पावर आयोटा पाई, ये भी एक इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है। तो इनफाइनाइट टर्म अगर किसी जीपी में है तो उसका जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन 1 - आर। इतना तो आपको पता होगा। ए यानी फर्स्ट टर्म, ये सब चीज़ का हम लोग प्रूफ देखेंगे वहाँ पे, आप परेशान मत होइए। सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ए यानी 1/2 अपॉन 1 - आर यानी 1/2। तो 1/2 अपॉन में भी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई, यानी कि कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई यानी -1। कोई दिक्कत है। तो देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा टर्म लिखनी नहीं पड़ी। हम अगर फिर से रिपीट कर देते हैं इसकी डिस्कशन को, ध्यान से देखिए। आपको एक्शन दे रखा था, आपके पास एक्शन है और पूछ रहा है आपसे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू s1 इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो आपके पास 2 अप्रोच हैं, सिंपल सा। आप डायरेक्टली x1 निकालिए, x2 निकालिए, ऐसे ही x इनफाइनाइट तक निकालिए, फिर सबको करा दीजिए मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई कराने में आप एक जो डी मोवेर थ्योरम में हम लोगों ने नोट लिखाया था उसका भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो जो पॉइंट है वो आया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही वो जनरेट हुआ है। तो उससे रिलेट कर दीजिए आप, या डायरेक्टली वही यूज कर लीजिए आप, वो यूज़ करके भी आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी के समेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए अपॉन 1 - आर, वही का यूज करके हम लोग सॉल्व कर दिए। या दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, हम लोग डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही शुरू करें। हमको एक्शन दिया गया है, इस एक्शन को भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर एन, यही तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब सिंपली अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, x1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म की टर्म में निकाल सकते हैं, x2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म की टर्म में निकाल सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की टर्म में लिखने से हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जबकि जब हम लोग पोलर फॉर्म लिखेंगे या उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखेंगे तो हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमको कॉस साइन पूरा लिखना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन को हम नोट कर देते हैं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। है तो बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल सा हमको जेड दे रखा है, √3 प्लस आयोटा की पावर 17 अपॉन 1 - आयोटा की पावर 50। हमको इसका निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब देखिए आपके पास वेरियस ऑफ अप्रोच हो सकती हैं, सारी अप्रोच को हम एक बार कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझिए। आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आ रही हैं या नहीं याद हैं तो आप क्या कर सकते हैं,
बेसिक से फंडामेंटल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ध्यान से समझिए कैसा कर सकते हैं। पहला अप्रोच आपका हो सकता है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपको आंसर मिलेगा। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है आप फंडामेंटल से चलिए, डायरेक्टली फंडामेंटल को आप यूज़ कीजिए। अब उस फंडामेंटल में भी आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा पोलर फॉर्म है उस पोलर फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, या फिर फंडामेंटल से आप चल रहे हैं और उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप पोलर फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो देखिए पोलर फॉर्म वाला जब आप यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस होगा। डिफ़िकल्टी फेस होगा इन द सेंस आपको कॉस और साइन बार बार लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं। उसको एवॉइड करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपको आंसर जल्दी से आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। देखिए कैलकुलेशन तो ईजी है दोनों जगह, बट पोलर फॉर्म में या यूलर्स फॉर्मूले में आपको बार बार लिखना पड़ेगा। सॉरी, यूलर्स फॉर्मूले में नहीं, पोलर फॉर्म में और या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपको बार बार लिखना पड़ेगा कॉस और साइन। उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन तीनों का यूज करके आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा आपको जेड दे रखा। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है √3 + आयोटा की पावर 17। आप क्या कर सकते हैं, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए, Z1 है, इसको एक समझिए Z2 है। तो ये Z1/Z2 ही तो है। तो अब हम आपको बता चुके हैं कि आप अगर आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं जेड का तो आपको एम्पलीट्यूड आसानी से मिल जाएगा। तो आप सिंपली आर्ग्यूमेंट निकालने का ट्राई कीजिए। देखिए अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर, आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जो अंश में है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जो हर में है। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए पोलर फॉर्मूला आप सॉल्व कीजिएगा, हम इसको बता रहे हैं और एक्सपोनेंशियल करके भी बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग को पता है कि जेड की पावर n अगर है उसका आर्ग्यूमेंट n आर्ग्यूमेंट जेड होता है। अगर Z1/Z2 है तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है। अगर Z1 × Z2 है तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है। ये डिस्कशन हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिए। तो ये हम लोग लिख दिए आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या है, न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों, ध्यान से समझिएगा, जितना चीज़ बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। जेड का आर्ग्यूमेंट चाहिए, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आप बाहर में आर्ग्यूमेंट लगाएंगे तो आर्ग्यूमेंट के अंदर में क्या है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर, चूंकि प्रॉपर्टी है, सारा प्रॉपर्टी से हम लोग प्रूव करके देखे हुए हैं कि Z1/Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। उसका ही यूज करते आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, √3 + आयोटा की पावर 17। इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n क्या होता है, n आर्ग्यूमेंट यानी 17 आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 + आयोटा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम उसी प्रकार से डिनोमिनेटर वाला हो जाएगा यानी 50 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। सिंपल सा फंडा है ना। अब देखिए 17 × आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 + आयोटा आपको लिखना। अब क्या लिख सकते हैं, √3 + आयोटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, √3 चलेगा रियल एक्सिस में और 1 चलेगा इमेजनरी एक्सिस में। तो कितना इसका आर्ग्यूमेंट होगा या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा, π/6 यानी 30 डिग्री तो होगा, क्योंकि √3 चल रहा है एक्स एक्सिस में, 1 चल रहा है यहाँ पे, तो 1/√3। कैसे ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y/x यानी 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 यानी π/6 यानी 30 डिग्री। तो क्या है π/6, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए -50 × 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इसका
जो भी आर्ग्यूमेंट आने वाला है वो क्या आएगा, माइनस का tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस। इसको आप समझिए, 1 है एक्स एक्सिस में और माइनस का 1 है वाई एक्सिस में या इमेजरी एक्सिस में। तो ये इसका ओपी लाइन होगा। ओपी लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना कोण बना रहा है ये, यानी कि माइनस का π/4। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये क्या है, 17 π/6 प्लस 25 π/2। अब समझिए, तो ये क्या हो गया, एक बड़ा सा एंगल आ गया हमारे पास। अगर आप इसका एंगल का मान निकालेंगे तो आप डिग्री में मत जाइए, डिग्री में जाने से आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत फील होगा। क्लियर है। तो जब ये डेफिनेटली एक -π से π के रेंज के बाहर जा रहा होगा, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा ही हो जाएगा। ये कितना है, 90 × 25, ज़्यादा ही हो जा रहा है 180 डिग्री से ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। अब समझिए, तो इसको हमको रेंज में लेके आना पड़ेगा। क्लियर है। अब समझिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये एंगल कितना है एक बार निकाल सकते हैं हम लोग, 17 π/6 और ये 25 π/2, यानी कि 375 यानी 75 π/6, 75 7 82 10 92। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। इतना पॉइंट क्लियर है। कैसे लिखे हम लोग इसको, 17 π/6 है और ये क्या है 75 π/6, तो 75 7 82 10 92 π/6। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, ये आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 46 π/3। कोई दिक्कत नहीं। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है और ये डेफिनेटली 180 डिग्री से ज़्यादा ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अब आपको लेके आना पड़ेगा इसको रेंज में। क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। ये 46/3 से कितना बार मैक्सिमम जा रहा है उसको निकाल के देखिए। 15 बार जा रहा है, तो 15 π प्लस π/3 तो है, 15 3 45 1 46 π/3। इसको लिख सकते हैं हम लोग ना, 15 π प्लस π/3। ये हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि सिचुएशन क्या बन रही है। ध्यान से देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, इस पूरे एक्सप्रेशन का आर्ग्यूमेंट चाहिए हमको। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा की पावर 17 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर 50। तो जब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और पावर में 50 है तो या पावर में 17 बाहर आ जाएगा, 17 आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा और माइनस 50 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। अब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। इस प्रकार से हमको एक बड़ा सा एंगल मिल गया जो कि है 46 π/3। अब ये एंगल हमारे रेंज से बाहर जा रहा है तो हमको उसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। 46 π/3 जो भी एंगल होगा वो कि 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। और हमसे पूछा गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं रेंज में। ये एक्चुअल में ध्यान से देखिए क्या है, एक्चुअल में 15 π प्लस π/3। अब 15 π प्लस π/3 मतलब किस क्वाड्रेंट में है, या थर्ड क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए ये क्या, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजरी एक्सिस है। यहाँ पे आएगा 0 π/2 π 3 π/2 2 π 5 π/2 3 π 7 π/2। इस प्रकार से हम घूमते चले जाएंगे। तो जो पाई का ऑड मल्टीपल होता है वो सारा नेगेटिव रियल एक्सिस में आता है। यहाँ पे 15 π भी आएगा, 15 π प्लस π/3, यानी कि हम लोग यहाँ कहीं हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कहीं हम लोग को इसमें मॉडुलस पूछा तो हम लोग मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है, एम्पलीट्यूड, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पूछा गया। देखिए ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 15 π। देखिए ध्यान से समझिए, 15 π हमारा यहीं पे आएगा इस जगह पे, और प्लस π/3 मतलब हम और यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये एक्चुअल में 46 π/3 है। आपको ये लग सकता है कि ये तो पाई प्लस π/3 है, बट हम घूम घूम के 15 π तक आ गए और 15 π प्लस π/3 है, यानी कि 45 या 46 π/3 है। कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, यही एंगल हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। हम लोग को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये वाला एंगल तो होता है। अब ये एंगल अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। थीटा क्या होगा ये, क्योंकि ये कितना है π/3 यानी 60 डिग्री,
15 पाई प्लस पाई बाई 3, 45 46 पाई बाई 3 है। तो 15 पाई कहीं नेगेटिव रियल एक्सिस पे आएगा, उसमें पाई बाई 3 हम लोग जोड़ के थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का वैल्यू होता है ये होता है थीटा। थीटा क्लॉकवाइज यानी माइनस का थीटा। इस थीटा को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पाई माइनस पाई यानी 180 डिग्री माइनस पाई बाई 3 क्या होगा 2 पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3 क्लॉकवाइज यानी कि माइनस का 2 पाई बाई 3। तो जो हमारे इसके एम्पलीट्यूड का वैल्यू वो क्या है माइनस का 2 पाई बाई 3। इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान था। अब देखिए दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। दूसरा अप्रोच इसका पोलर फॉर्म का हो सकता है, बट पोलर फॉर्म को हम लोग एवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्या करिए √3 प्लस आयोटा है, इसका निकालिए मॉड्यूलस, अब फिर आप करिए इसका पोलर फॉर्म लिख दीजिए, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के, यानी √3 प्लस आयोटा है तो इसका जो मॉड्यूलस है वो 2 है, तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 लिखिए, फिर पावर में 17 कराइए, फिर डी मोवियर थ्योरम लगाइए। तो इतना सा माथा पच्ची करने से अच्छा है प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ कर लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं। √3 प्लस आयोटा है तो √3 प्लस आयोटा क्या है 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा पाई बाई 6 इसका पावर 17। उसी प्रकार से 1 माइनस आयोटा इसका क्या है √2 ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाई 4 इसकी पावर 50। कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करके लिख सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, आप पोलर फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट पोलर फॉर्म का यूज करने पर आपको कॉस और साइन बार बार लिखना पड़ेगा। और वहाँ पर जैसे आप ये 2 इंटू जैसे जो ये लिखा हुआ है ना, ये पोलर फॉर्म भी के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। 2 की पावर आटा पाई बाई 6 लिखे हैं तो कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आटा साइन पाई बाई 6 ही तो है। तो हम उतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय डायरेक्टली ये ना लिखेंगे ना, यही तो लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमको कंप्रेस हो गया और हम अपना कलम कम चलाएंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब समझिए हमको मॉड्यूलस से मतलब है क्या, हमको जो आर ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्म बनता है उसमें आर से मतलब है क्या, नहीं, हमको उस थीटा से मतलब है जो कि पावर में आयोटा के साथ आने वाला है। उस थीटा को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको आप लिखिए 2 की पावर 17 है, √2 की पावर 50 यानी 2 की पावर 25 है, तो यानी 1/2 की पावर 8 है। कोई दिक्कत नहीं, वो अपना कंसर्न नहीं है। हम लोग का जो टारगेट है वो क्या ई की पावर आयोटा निकालना, कितना एंगल होने वाला, ये क्या 17 पाई बाई 6 और अपॉन में क्या आएगा माइनस का 25 पाई बाई 2 यानी कि 17 पाई बाई 6 प्लस 25 पाई बाई 2। अब इसके बाद तो वही चीज़ हो गया है ना जो यहाँ पे किए हैं हम लोग, वही चीज़ यहाँ भी हो गया। इतना ही पार्ट हमारा इसका क्या है आर्ग्यूमेंट है। अगर ये आर्ग्यूमेंट है तो हम इसको इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग आप कहाँ से कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको प्रॉपर्टी पता है, एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही निकलती है। पोलर फॉर्म जो है वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप प्रॉपर्टीज़ का यूज कर रहे हैं मतलब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि उसी से ही निकल के आया हुआ है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप डायरेक्टली ऐसा यूज कर सकते हैं या आप ये वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म यूज़ करने के बाद आपको इस मॉड्यूलस से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्या निकालना है एम्पलीट्यूड निकालना है। अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालनी है, और अगर हम आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हमको दिख रहा है तो उस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड फॉर्म में। हमारा डिज़ायर्ड फॉर्म जो है वो कि -180 से 180 के बीच में आना चाहिए। और यहाँ पे जो एंगल है ये 180 डिग्री से बाहर जा रहा है, तो अगर बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग अंदर ले आ सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि हमको 46 पाई बाई 3 मिल रहा था जो कि 15 पाई प्लस पाई बाई 3 है। कहीं पे कैलकुलेशन का मिस्टेक हो सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा अगर कहीं गलती हो जाएगा तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। माइनस का 2 पाई बाई 3 यानी माइनस का 120 डिग्री इसका क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है। डन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल उसी की तरह ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जो अगली क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें एक लेक्चर में पूरा एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2009 में आया हुआ है, हाँ 9 में आया हुआ है
AIEEE में, उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन हम लोग एक पूरी क्लास में करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, हमको दिया हुआ साइन ऑफ π/8 प्लस आयोटा कॉस ऑफ π/8 अपॉन में साइन ऑफ π/8 माइनस आयोटा कॉस π/8, इसकी पावर 8 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। समझिए, तो आप इसमें कई सारी मिस्टेक भी कर सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट का क्लियरिटी नहीं है। तो स्टेटमेंट डायरेक्टली यही कहता है कि कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग की पावर n हो तो कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता। लेकिन स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं कहता कि साइन ऑफ समथिंग प्लस आयोटा कॉस समथिंग हो तो भी ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिस्टेक लोग करते हैं वो यही करते हैं, सिंपली डी मोवियर थ्योरम लगाने का कोशिश करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे π/8 में, वहीं वो गलती कर जाएंगे। ये स्टेटमेंट है ही नहीं डी मोवियर थ्योरम का। डी मोवियर थ्योरम का स्टेटमेंट है कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग की पावर n कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ π/8 है। अब लास्ट क्लास में याद कीजिए जो 19th नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आयोटा कॉट ऑफ थीटा प्लस 1 था, उसमें हम लोग 2 टाइप से उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगर आप लोग लास्ट क्लास का लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो हम सीक्वेंसिंग जो डिसाइड किए उसी हिसाब से आप लोग लेक्चर देखिएगा। इसके पहले जो 2 लेक्चर आ चुके हैं उनको आप देख लीजिएगा, तब इस पर आइएगा, क्योंकि 28 नंबर का क्वेश्चन है। 15 से हम लोग स्टार्ट किए थे, 14 नंबर तक हम लोग 4th, 5th और 6th लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे 15 से स्टार्ट करके 28 तक पहुँचे हैं। तो आप लोग अगर 15 से 27 तक देख चुके हैं तभी यहाँ पे आइए, ठीक है। आप ध्यान से समझिए। अब मेथड 1 हमारा ये हो सकता है। मेथड 1 हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको क्या करना है। हम लोग देखे थे अगर साइन ऑफ समथिंग प्लस आयोटा कॉस समथिंग हमको दिखता है तो हम लोग उसको अपने डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड फॉर्म होता है, ध्यान से समझिए, जो हमारा डिजायर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग। ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म है। इतना इस फॉर्म में अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर दे रहे हैं तब हम डी मोवियर थ्योरम लगा सकते हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यही चीज़ हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ई की पावर आयोटा, ये ब्रैकेट वाला टर्म। जो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा वही ब्रैकेट में यहाँ भी आएगा, वहाँ ब्रैकेट में यहाँ भी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले मेथड में हम क्या कर सकते हैं, आपको कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं, आप कन्वर्ट कीजिएगा कैसे। ये साइन ऑफ π/8 अगर ये कॉस ऑफ π/8 कॉस ऑफ समथिंग के बराबर होता और आयोटा से लगा हुआ टर्म साइन ऑफ समथिंग के बराबर तो हमारा काम आसान हो जाता। तो उसी चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉस ऑफ π/2 माइनस π/8 लिख सकते हैं ना। ये लिखने के बाद हमारा काम हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, उस क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किए थे। यहाँ पे आप खुद समझिए, आपको साइन π/8 दिख रहा है, वहाँ पे कॉस ऑफ समथिंग अगर होता हमारा काम आसान हो जाता। वही कॉस बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। अपॉन में उसी प्रकार से यहाँ भी है। अब हमको चाहिए क्या, साइन ऑफ π/8, साइन ऑफ π/8। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझिए, थोड़ा यहाँ पे स्पेशल फॉर्म बन गया, अच्छा फॉर्म बन गया। आप यहाँ पे साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा करेंगे तो आपको प्लस का कॉस मिलेगा। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा करेंगे तो भी आपको प्लस का कॉस मिलेगा। लेकिन हमको चाहिए माइनस का, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाल सकते हैं ना हम लोग। अब डायरेक्टली यहाँ पे प्लस का साइन π/8 चाहिए, तो प्लस का साइन π/8 कैसे आ सकता है, कॉस ऑफ π/2 प्लस करके माइनस साइन आएगा, कॉस ऑफ π/2 माइनस करके प्लस साइन आएगा। लेकिन कॉस ऑफ π/2 माइनस अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी साइन ऑफ π/2 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन साइन ऑफ π/2 माइनस करने पे प्लस का कॉस मिलेगा, बट हमको चाहिए माइनस का कॉस। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्राडिक्टरी हो गया ना। उसको अवॉइड करने के लिए आप माइनस साइन निकाल सकते हैं कॉमन। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे निकालेंगे माइनस ऑफ कॉमन तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन π/8 प्लस आयोटा कॉस π/8। ये कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हमारा डिजायर्ड फॉर्म जो है कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, उसको बनाने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं।
अगर हम यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस लिखते तो माइनस का साइन बनता, बट माइनस का साइन था नहीं तो हम अपने फॉर्म में ले आ दिए, माइनस निकाल लिए कॉमन, और इस पूरे की पावर हमको क्या करना है 8। देखिए हम लोग शॉर्ट अप्रोच भी देखेंगे जिससे तुरंत आंसर आएगा। अभी इसको देख लीजिए आप। अब देखिए ये क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई 8, आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई 8, ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म बन चुका है। डिजायर्ड फॉर्म बनने का मतलब कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग का फॉर्म बन गया। अब इसकी पावर 8 है, क्या हो जाएगा, इसकी पावर 8 है मतलब डिमोवेर लग जाएगा आसानी से। ये क्या है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई 8 यानी 3 पाई बाई 8 है, अब प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 8 है। इसकी पावर जब आप 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर जो यन होता है कॉस ऑफ यन थीटा प्लस आयोटा साइन यन थीटा होता है। ये क्या 3 पाई बाई 8, तो कॉस ऑफ 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे लिखना समझ में आ रहा है ना आपको, सिंपल सा फंडा, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो -1 आप कॉमन निकालें तो -1 की पावर 8 है, पावर में 8 है तो उसको 1 बना ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये है ऑप्शन, यहाँ पे इसमें हम लोग को दिख रहा। इसको क्या बना सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई 8, इसको साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई 8 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई 8, पाई बाई टू। इसको लिखने से होगा क्या, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म बन जाएगा। अभी क्या बन गया, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, इसकी पावर 8 है। अब देखिए ये क्या है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई 8 यानी 4 पाई बाई 8 और कॉस ऑफ 5 पाई बाई 8। अब उसकी पावर 8 करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5 पाई प्लस आयोटा साइन 5 पाई। इतना क्लियर है। ये कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको, कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग दूसरा अप्रोच भी देखेंगे, उससे आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है। हम लोग किए क्या हैं, बेसिकली हम लोग ये किए हैं, हमको साइन ऑफ पाई बाई 8 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको कॉस ऑफ समथिंग चाहिए, क्योंकि आयोटा वाला टर्म जो लगा रहता है उसमें साइन चाहिए, और जो एक रियल पार्ट होता है उसमें कॉस चाहिए। लेकिन रियल पार्ट की जगह पे साइन है तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या तरीका है, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस करना या कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस करना। तो अगर कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस करेंगे तो हमको माइनस का साइन मिलेगा, बट यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस के साइन के लिए कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस कर सकते हैं, और आयोटा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कर सकते हैं। इससे करने से क्या होगा, प्लस का कॉस मिलेगा, हमारा डिजायर्ड फॉर्म बन गया। और जो डिनोमिनेटर था वहाँ पे डिजायर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमको दिक्कत हो रही थी, क्या, यहाँ पे आप कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कर सकते थे, लेकिन कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस जब आप करते, कॉस ऑफ पाई बाई टू जब प्लस करते आप तो आपको माइनस का साइन मिलता, बट हमको प्लस का साइन चाहिए। लेकिन आप कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस करते तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता, इसलिए हम माइनस कॉमन ही निकाल लिए, माइनस कॉमन निकाल लिए तो माइनस का साइन पाई बाई डिजायर्ड फॉर्म बन गया। इससे हम लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कॉस ऑफ 3 पाई क्या होगा, कॉस ऑफ 3 पाई होता है -1 और साइन ऑफ 3 पाई यानी 0 अपॉन कॉस ऑफ 5 पाई क्या होता है -1 और साइन ऑफ 5 पाई क्या होता है 0, तो क्या मिल जाएगा 1, -1 अपॉन -1 यानी 1। ये मेथड बनता। मेथड 2 देखिए, आयोटा कॉट ऑफ थीटा प्लस 1 वाला क्वेश्चन जो था ना, इसी से रिलेटेड था, वहाँ भी यही टाइप का फॉर्म बन रहा था। अब समझिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग एक काम करें, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी जगह पे एक दूसरा मेथड हम लोग देखना चाहते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाएं तो हमारा आंसर निकल सकता है आसानी से। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, ठीक है। देखिए आपके पास कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो n नंबर ऑफ अप्रोच हो सकती हैं ना, उससे ज़्यादा ही अप्रोच हो सकती हैं। कौन सा स्टूडेंट कैसे सोचता है वो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करें जिससे हमको तुरंत आंसर मिले। ये अप्रोच यूज करना कोई गलती नहीं है, आसान आंसर इससे भी आएगा। दूसरा अप्रोच आप ये यूज कर सकते हैं कि इसका क्या करा लीजिए, परमीकरण करा लीजिए, रेशनलाइजेशन करा लीजिए, साइन ऑफ पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस ऑफ पाई बाई 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 और न्यूमिनेटर में बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस ऑफ पाई बाई 8 का होल स्क्वायर।
अब सिंपली उसी को ही आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए साइन ऑफ पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस ऑफ पाई बाई 8 इसका बन जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 8 माइनस आयोटा कॉस पाई बाई 8 इसका मल्टीप्लाई कराएं साइन ऑफ पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस ऑफ पाई बाई 8 ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 यानी 1 ही बन जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 1 बना देगा। इसकी पावर आपको क्या करना है 8, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस ऑफ पाई बाई 8 इसकी पावर क्या हो गया 16। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है आयोटा कॉस ऑफ पाई बाई 8 है, बट हमको चाहिए क्या कॉस ऑफ चाहिए। आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आप आयोटा निकाल सकते हैं कॉमन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप आयोटा से कॉमन निकालेंगे तो कॉस ऑफ पाई बाई 8 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 8 अपॉन आयोटा बचेगा, यानी कॉस ऑफ पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 बचेगा, जो कि हमारा डिजायर्ड फॉर्म बन सकता है किसी प्रकार से। उसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। या अगर आप इस फॉर्म से भी चलेंगे तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा जो हम लोग ये ऊपर में यूज कर चुके हैं। तो ऊपर में यूज कर चुके हैं इसलिए हम लोग उस मेथड से नहीं जा रहे हैं, बट उससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ ये चीज़, फिर पावर में 16 करना, पावर में 16 से मल्टीप्लाई करा दी, कोई दिक्कत नहीं। समझिए आयोटा निकाल सकते हैं कॉमन आप, तो आयोटा की पावर 16 बनेगा इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 की पावर क्या है 16। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। आयोटा की पावर 16 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, आयोटा की पावर 16 भी 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 4 की पावर 4 यानी 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ पाई बाई, ये कैसे माइनस आयोटा आया पता समझ में आ रहा है। आयोटा निकाले हैं कॉमन हम लोग, आयोटा कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 8 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 8 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा यानी माइनस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका पावर है 16। हम लोग एक चीज़ देख चुके हैं कि कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर यहाँ पर भी डी मोवेट थ्योरम अप्लीकेबल होता है। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या है कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में जाने वाला है। इस प्रकार से कॉस ऑफ पाई बाई 8 यानी रियल पार्ट पॉजिटिव है, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 8 यानी कि इसका जो इमेजरी पार्ट है वो नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम लोग इसका जो फॉर्म है कॉस ऑफ माइनस समथिंग प्लस आयोटा साइन माइनस समथिंग का फॉर्म बना सकते हैं। तो क्या है कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 8, सिंपल सा है। आप 16 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली करा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कॉस ऑफ 2 पाई, ये क्या है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n, इस पर भी वैलिड होता है क्या हमारा डी मोवेट थ्योरम, माइनस आयोटा साइन 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई बना देगा 0, कॉस ऑफ 2 पाई होता है 1। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत सारा मेथड यूज कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। क्लियर, आप इस मेथड से जाइए, इस मेथड से जाइए, आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। और भी मेथड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जो हम लोग क्या रेशनलाइजेशन कहिए वो बिना किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही न्यूमरेटर में हम लोग बना रहे हैं इस प्रकार का केस, ये वाला आयोटा कॉमन निकाल के, वैसे आप डिनोमिनेटर में भी आयोटा कॉमन निकाल के केस बना सकते हैं। तो आप जितना भी वेरियस मेथड से प्रैक्टिस करते टाइम सॉल्व करेंगे उतना ही आपका एग्ज़ाम में कम टाइम लगने वाला है, ये हम गारंटी दे रहे हैं। आप अगर 5 मेथड से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ 5 मेथड में से सबसे छोटा मेथड वहाँ पे चूज कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप एक ही मेथड सॉल्व किए हैं जो कि बहुत लेंथी सा है तो आप वही लगाने बैठेंगे और आपको क्या होगा बहुत दिक्कत होगा उसको सॉल्व करने में। इसलिए आपको वेरियस मेथड से सॉल्व करना है जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन का, जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आपको। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से डिस्कशन में ले लेंगे। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिए हम 35 नंबर तक क्वेश्चन का PDF आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है गूगल ड्राइव का, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उसके बाद आप लोग इसके आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो 28 नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आप 29, 30, 31 सब सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तब आप लोग उसको समझिएगा किस प्रकार से हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन अभी है इसमें जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग पूरा एक लेक्चर असाइन करेंगे, उसमें पूरे लेक्चर में वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच।